हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत आधारित है। और इसमें जो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों को करेंगे जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हर एक बच्चों के लिए। कहते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने सिलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हो तो जनरली सी बात है ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो आपको चैप्टर समझने की ज़रूरत है कि इस चैप्टर में है क्या। थर्ड चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल साइंस का, यानी देखा जाए तो राजनीति विज्ञान का, जिसमें समकालीन विश्व में अमेरिका का क्या वर्चस्व है। तो सबसे पहले वर्चस्व का मतलब जानना पड़ेगा कि यहाँ पर वर्चस्व का मतलब क्या होता है। अधिकत्व का मतलब क्या होता है? अधिकत्व यानी अधिकार, वर्चस्व यानी पावर। तो इन्हीं बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस चैप्टर का जो यहाँ पर विश्व में अमेरिका का वर्चस्व के अंतर्गत है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हेजमनी का मतलब होता क्या है, यानी वर्चस्व का मतलब होता क्या है। तो ये क्वेश्चन पहला जो आया है, अमेरिकी वर्चस्व को कठोर शक्ति के रूप में चर्चा करें कि अमेरिकी वर्चस्व जो है आखिर किन कारणों से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्चस्व का मतलब जानेंगे। तो ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है वर्चस्व का पहला अर्थ राज्य के बीच संबंध, पैटर्न और सैन्य क्षमता के संतुलन से संबंधित होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्चस्व का मतलब यही होता है कि किसी की पावर, कितनी पावर है कि दूसरों को जो है प्रभावित कर दे। अगर आपके अंदर वर्चस्व होगा, हेजमनी होगा, तो आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हो, जिसके अंतर्गत सभी के बीच संबंध, पैटर्न, सैन्य क्षमता। कहते हैं कोई भी देश की जो है वर्चस्व तब मानी जाती है जब उसके पास सैनिक शक्ति होती है। और आपको पता है कि विश्व का सबसे अधिक धन खर्च करने वाला मिलिट्री पावर पे अमेरिका है। और अमेरिका, इसी कारण अमेरिका का जो वर्चस्व हर देश में दबदबा है। अमेरिका का वर्चस्व सभी जो है देश मानता है और अमेरिका पावरफुल के रूप में जाना जाता है। तो वर्चस्व का अर्थ जान गए होंगे, जिसका चलती हो, जिसका पूरे विश्व पे एक अधिकार हो, उसे वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, चाहे वो संबंधों के अंतर्गत हो, पैटर्न के अंतर्गत हो या सैन्य क्षमता के अंतर्गत हो, तो उसे हम हेजमनी कहते हैं या वर्चस्व कहते हैं। कहते हैं जैसे आपके परिवार में माता पिता का आपका वर्चस्व होता है। जनरली से बात देखा जाए तो पितृ प्रधान समाज में पिता का वर्चस्व सबसे ऊपर होता है, यानी जो पिता कहता है वही मानना पड़ता है। तो विश्व में देखा जाए तो अमेरिका जो है सुपर पावर है और इसका वर्चस्व इतनी है कि वो किसी भी देश के साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता है, क्योंकि सब पावर उसी के पास है। इवन कि वर्ल्ड बैंक सब कुछ उसी के पास है। तो देखा जाए तो उसका वर्चस्व सबसे ऊपर है। तो वर्चस्व का अर्थ आप समझ गए होंगे कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है। अब इसको कठोर शक्ति के रूप में देखा जाए तो आखिर कठोर शक्ति के रूप में कैसे हम देख सकते हैं इसको। तो इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट यहाँ पर है जिस पे हम प्रकाश डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका कठोर शक्ति के रूप में कैसा है। अब देखा जाए तो पहला पॉइंट यही कहता है कठोर शक्ति। एक उदाहरण हम लेते हैं, ऐसा है जिसने अमेरिकी मिसाइल हमले में अपना पैरों को खो दिया। एक लड़की है ऐसा जिसने अमेरिकी मिसाइल हमले में अपना पैर जो है खो दिया, और ये सत्ता का वर्चस्व है जिसने ऐसा शरीर को तोड़ दिया, उसकी आत्मा को नहीं। यानी देखा जाए तो अमेरिका का इतना पावर था, इतनी शक्ति थी कि एक बच्ची को जो है मिसाइल हमला करके उसकी जो है पैरों को नष्ट कर दिया। यानी अमेरिका का ये वर्चस्व है। जैसे आपको पता ही होगा कि अमेरिका का वर्चस्व था नहीं तो क्या था, जब उसने हिरोशिमा नागासाकी पे जो है परमाणु बम से अटैक किया। आपको पता है कि आइंस्टाइन ने पहले ही ये बात साफ कर दिया था कि ये परमाणु बम जो है बहुत घातक है और इसे जनजीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपनी वर्चस्व मनवाने के लिए उसने जो है हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम से अटैक किया। कहते हैं कैसा भी स्थिति पैदा हो जाए, हमें परमाणु
बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक होता है। और इसका जो हिरोशिमा नागासाकी भी जो भोग चुका है, कहते हैं वहाँ आज भी जेनेटिक्स में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। यानी आज भी जो वहाँ के बच्चे जन्म लेते हैं काफ़ी जो है डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, डिसएडवांटेज कैटेगरीज के होते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसमें उनमें मिसिंग होता है। तो आप समझ सकते हो कि परमाणु बम की कितनी खतरनाक रूप था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इसका प्रयोग किया। तो अमेरिका का ये वर्चस्व नहीं तो क्या था? कहते हैं अमेरिका किसी भी देश पे बहुत आसानी से अटैक कर देता है और इसका जो है बोलने वाला कोई देश नहीं है। तो इसका मतलब अमेरिका का वो वर्चस्व ही है, ठीक है। तो उसकी कहते हैं आप किसी को अटैक करके ख़त्म तो कर सकते हो अपनी वर्चस्व मनवाने के लिए, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी आत्मा जो है सब परी है और वो मानेगा तभी आप पावरफुल बन सकते हो। आज अमेरिकी सैन्य प्रभुत्वपूर्ण और सापेक्ष दोनों है। यानी देखा जाए तो अमेरिका का सैनिक क्षमता बहुत काफ़ी अधिक है और ये सभी देश मानते हैं। उनके पास सैन्य क्षमताएं हैं जो ग्रह पर किसी भी बिंदु तक पहुंच सकती है, यानी इस ग्रह पर कहीं भी जाने के लिए सक्षम होती है और कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसी का मतलब होता है कठोर और वर्चस्व, ठीक है ना, कि उनकी जो है बात अब कोई भी नकार नहीं सकता। उनकी इतनी क्षमता है कि वो कहीं भी बहुत ही आसानी से अटैक कर सकते हैं। कहते हैं उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करके भी दिखाए हैं कि दुश्मनों को उनके घर में जाके जो है उनको मारा है। तो इससे अधिक वर्चस्व क्या हो सकता है? अमेरिका आज अपनी सैन्य क्षमता और सैन्य अनुसंधान और विकास पद्धतियों पर अधिक खर्च करता है। तो जनरल सी बात है, अपनी हेजेमनी को मनवाने के लिए, अपनी पावर को पूरे विश्व को समक्ष रखने के लिए अमेरिका जो है सैन्य क्षमता को और भी बढ़ा दिया है। सैन्य अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी का जो अधिक खर्च कर रहा है, तो ये उसकी वर्चस्व है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अगले पॉइंट के अंतर्गत बात करें तो देखा जाए तो अमेरिका का सैन्य प्रभुत्व सिर्फ उच्च सैन्य खर्च पर आधारित नहीं है, बल्कि गुणवत्ता अंतर, तकनीकी अंतर पर भी आधारित है। देखिए दोस्तों, ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि वर्चस्व का मतलब होता है शक्ति, यानी अपनी पावर। अब पावर अगर आपका एक शारीरिक पावर भी हो सकता है या आपको जो है किसी लोगों के द्वारा भी पावर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बढ़ाए रखने के लिए सैन्य पे आधारित रखा है और सैन्य पर सबसे अधिक खर्च जो है अमेरिका ही करता है। और ये नहीं कि खर्चों पर ही आधारित है, कहते हैं अमेरिका के सैनिकों में काफ़ी उच्च गुण की गुणवत्ता पाई जाती है और तकनीकी अंतर पर भी आधारित होती है। अमेरिका के पास ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसके समक्ष विश्व के कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती और कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता है। तो वो उसकी वर्चस्व को और बढ़ा देता है। इसका एक उदाहरण इराक पर अमेरिकी आक्रमण भी है। आपको पता भी होगा कि अमेरिका ने जो है इराक पर भी आक्रमण करके अपने वर्चस्व जो है पूरा विश्व में साबित किया है। तो इससे पता लगता है कि अमेरिका का मुकाबला करने वाला कोई देश नहीं है। तो इसी को हम वर्चस्व कहते हैं। अमेरिकी सैन्य क्षमता को कब्जे वाले क्षेत्र को जो है पूलिंग में गंभीर कमजोरियों को दिखाया है, क्योंकि इराक पर आक्रमण के बाद अमेरिका इराकी लोगों को अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन की कब्जे वाली ताकतों के प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने में सक्षम नहीं है। तो जनरल सी बात है कि अमेरिका ने इराक पे जो है हमला करके वहाँ पर पूरे क्षेत्र पे अपना दबदबा बना लिया है। तो इन्हीं बातों से जो है कठोरता और हेजेमनी की बातें यहाँ पर साफ होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा चैप्टर भी यही है। तो सबसे पहले आपको हेजेमनी यानी जो है वर्चस्व का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। इसको दूसरा शब्द में हम प्राधित्व भी कहते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अधित्व भी आ जाए, वर्चस्व भी आ जाए, हेजेमनी भी आ जाए, तो इसका मतलब आपको हर एक बातों को समझना है। देखिए, जब तक आप टॉपिक की गहराई को नहीं समझिएगा तब तक आप कोई क्वेश्चन करने में सक्षम नहीं होइए। यहाँ पर जो हमारे चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दूसरा आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी देखा जाए तो समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन की व्याख्या करेंगे कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाई थी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। काफ़ी महत्वपूर्ण थी ये। आखिर देखा जाए तो ये ऑपरेशन किस कारण से चलाई गई थी, अमेरिका किस बात पे जो है अपना वर्चस्व मनवाने के लिए यहाँ पर ये जो है ऑपरेशन चलाई थी। तो बात यहाँ करें अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, क्योंकि
ये आक्रमण कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण थी 1990 में। आपको बता दूं कि जो कोल्ड वॉर की स्थिति थी 1951 में ख़त्म हुई थी। जनरली सी बात है, 1951 में टोटली ख़त्म हुई थी, ठीक है। लेकिन अगस्त 1990 में इराक में कुवैत पर आक्रमण करना ये कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये दुनिया को दिखाना था कि उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म चलाई गई थी। तो क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर की स्थिति भी थी, यानी इस समय कोल्ड वॉर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी और कुवैत पे हमला करके जो है अमेरिका ने ये साबित कर दिया कि इसकी जो है पूरा विश्व पे हज़मनी है, यानी वर्चस्व है। इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट यहाँ पर जो आया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इराक को अपनी आक्रामकता छोड़ने के लिए मनवाने में सिविल वार कूटनीति प्रयास विफल रहे, क्योंकि अमेरिका जो आक्रमण करता है, आपको पता है कि अमेरिका बार बार जो है हमला किया जा रहा था और इराक को अपनी आक्रामकता छोड़ने के लिए मनाने में जो कूटनीति प्रयास विफल रहे, तो जाके अमेरिका ने हमला किया। इराक को पहले अमेरिका ने चेतावनी भी दी, लेकिन इराक ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को बलपूर्वक आज़ाद कराने का निर्णय लिया। देखा जाए तो इराक वालों ने जो है कुवैत पर जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और फिर संयुक्त राष्ट्र ने जो है उसको आज़ाद कराने के लिए कुवैत को बलपूर्वक आज़ाद कराने का निर्णय लिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उस पर हमला किया, आक्रमण किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका का जो हमला हुआ था कुवैत पे, वो इराकी जो है लोगों से छुटकारा देने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर अच्छे विचारधारा थी अमेरिका की। देखा जाए तो 34 देशों को 6,60,000 सैनिकों की एक विशाल गठबंधन सेना ने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप समझ सकते हो कि 34 देशों ने जो है यहाँ पर इराक के साथ लड़ाई करने के लिए खड़ा हुआ। यानी यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका ने जो है कुवैत को जो है इराक के कब्जा छुड़ाने के लिए बहुत से देशों को सहायता लिया और देखा जाए 6,60,000 सैनिकों की एक विशाल गठबंधन सेना ने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी, यानी एक खाई थी जिसमें बहुत सारे सैनिक थे और देशों की कमी नहीं थी, 34 देश सम्मिलित थे। कहते हैं इराक सेनाएं जल्द ही हार गई और कुवैत से हटने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि आपको पता है इराक हमेशा ही ऐसे देशों को अपने अंतर्गत लेना चाहता है जिसमें धन दौलत बहुत अधिक हो। और उस समय अमेरिका ही ऐसा देश था जो इराक से जो है दो चार हाथ कर सकता था और कुवैत को छुड़ाना भी ज़रूरी था। इसलिए अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए जो है इराक के हाथों से कुवैत को छुड़ाने के लिए कूटनीति और बलपूर्वक जो है बल का प्रयोग किया और इसके साथ देने के लिए 34 देशों ने अपनी सैनिक भेजी और इसमें सैनिकों की संख्या जो थी 6,60,000 और सारे सैनिकों ने बहुत ही आसानी से जो है इराक को हरा दिया और कुवैत को जो है इराक के चुंगल से मुक्त कर दिया। और इसी प्रथम युद्ध को हम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इराक की सेना काफ़ी कमज़ोर निकली, क्योंकि विश्व के 34 देशों के सेनाओं की संख्या के सामने इराक की सेना जो है बहुत विफल रही और इराक हार गई। इसी को जो है हम पूरे ऑपरेशन को, जो ये पूरा ऑपरेशन हुआ उसको हम जो है ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म समझ गए होंगे कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। किन कारणों से किया? क्योंकि कुवैत को जो है इराक ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़रूरी था कि ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म क्या था। अब देखिए इस बात से दो बातें तो साबित हो गई, एक तो अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया और दूसरा जो है कुवैत इराक के चंगुल से मुक्त हो गया। तो देखा जाए तो अमेरिका का दो तरफा यहाँ फ़ायदा हुआ और इसमें जो है बहुत से देशों का जो है अमेरिका को समर्थन भी प्राप्त हुआ। तो इसी कारण से जो है अमेरिका का वर्चस्व आगे बढ़ा। लेकिन ये सारी कार्रवाई जो हुई
उसको हम ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड क्वेश्चन कि 1990 का खाड़ी युद्ध क्या था। दोस्तों आपके समक्ष त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा क्वेश्चन को जो है सीरीज वाइज लाता है। कारण क्या है, पहले आपको एक टॉपिक समझ में आना चाहिए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो ऐसे ही हमने किया। हमने पहले क्वेश्चन में जो है अमेरिका का वर्चस्व के बारे में जाना कि वर्चस्व होती क्या है। दूसरे में हमने जाना कि यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या थी, क्योंकि ये उसके हजमनी के अंतर्गत ही सब थी। और जब ये युद्ध सब हुआ तो इसको किस नाम से पुकारा गया, तो इसको खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया। तो एक क्वेश्चन की सीरीज़ है, एक लड़ी है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यही बात बताता है कि 1990 का खाड़ी युद्ध क्या था। आखिर जो 1990 में युद्ध हुई थी यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो थी दोस्तों एक कोड थी, ठीक है। ये क्या थी, एक कोड थी जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यानी एक कोड थी। लेकिन यहाँ पर उस युद्ध को खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया। उस युद्ध को खाड़ी के युद्ध के नाम से जाना गया। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो थी एक कोड थी, ठीक है, जो कि इराक को हमला करके हराना था और कुवैत को छुटकारा देना था, समझे। क्योंकि कुवैत पर जो है इराक का आतंकवादी कब्जा था और अमेरिका जो है इसको आज़ाद करना चाहता था। और अमेरिका का यहाँ पर सहयोग जो है 34 देशों ने दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर खाड़ी युद्ध में क्या क्या घटना घटी। आपको यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं एक कोड थी और कोड के अंदर खाड़ी युद्ध ही था। अब हम खाड़ी युद्ध के और विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो यहाँ पर आया है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कहा जाए तो अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था। इस साफ शब्दों में समझ में आ गया होगा आपको कि 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर पूरी तरह से जो है कब्जा कर लिया और संयुक्त राष्ट्र ने इराक को अपने आक्रामकता छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश भी की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने इराक को ये बात समझाने की कोशिश भी की कि आप कुवैत पे आक्रमण ना करें, कुवैत को जो है आज़ाद कर दें। लेकिन इराक वालों ने उनकी एक न सुनी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र समझाने में विफल रहा। अमेरिका ने बहुत समझाने की कोशिश किया इराक को, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी और कुवैत पर अपना दबदबा बनाए रखी। अब जर्नल सी बात है, कोई जिद करने लग जाए, कोई ना माने तो उसको जो है बलपूर्वक, देखो बातों से तो इराक यहाँ समझा नहीं, अब जर्नल सी बात है, बलपूर्वक ही उसको यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा। इन्हीं कारणों से संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत पे जो है बलपूर्वक मुक्त कराने के आदेश दिए। यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो है कुवैत को आज़ाद करने के लिए बलपूर्वक जो है आक्रमण करने के आदेश दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उद्भव की सराहना किया, क्योंकि अमेरिका के उस समय जो थे प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश थे, जिन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को काफ़ी सराहना किया कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत जो है इन्होंने कुवैत को भी आज़ाद कराने के लिए जो यहाँ पर है खाड़ी युद्ध लड़ी। इसके जवाब में युद्ध का उद्भव हुआ, जिसमें प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी जो है ये ऑर्डर हुई और ये जो मुक्ति करने की विचारधारा आई, इसके कारण जो है युद्ध का सूत्रपात हुआ, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में लगभग 34 देशों ने विशाल संगठन सेना से इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी देखा जाए तो इसमें अमेरिका ही सम्मिलित नहीं था, 34 देशों ने अमेरिका का समर्थन किया और अपनी सैनिक जो है अमेरिका सैनिक से मिला डाला। और इस कारणों से जो है इराक के खिलाफ बहुत बड़ा जो है युद्ध लड़ी गई। इस युद्ध को जो है प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 6,60,000 सैनिक थे। ये कम सैनिक नहीं होते हैं और इराक को जो है घुटना टेकना पड़ गया बहुत ही जल्दी। तो इसी को ही हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। और देखा जाए तो यह युद्ध ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के एक कोड नाम से लड़ा गया। यानी जो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म कोड के नाम से लड़ा गया। और यूएनए का यह ऑपरेशन ज़्यादातर अमेरिकी थी। यानी देखा जाए तो इस ऑपरेशन में
सबसे अधिक सैनिक जो थे अमेरिका के ही थे। यानी देखा जाए तो यहाँ लगभग 75% सेना अमेरिका की थी और 25% जो थी 34 देशों में से सैनिक गई हुई थी। तो यहाँ पर अमेरिका ने अपने 75% सेना को जो है इसी युद्ध में झोंक दिया। प्रथम खाड़ी युद्ध ने अमेरिकी सैन्य बलों और अन्य देशों के बीच पैदा हुए विशाल तकनीकी अंतर को भी उजागर किया। यानी प्रथम खाड़ी युद्ध कई मायने में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि प्रथम खाड़ी युद्ध ने अमेरिका सैन्य बलों और अन्य देशों के बीच पैदा हुई विशाल तकनीकी अंतर को भी उजागर किया, क्योंकि अमेरिका के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी थी और विश्व के पास किसी के पास भी टेक्नोलॉजी की इतनी भरमार नहीं थी। तो इस बात को भी अंतर को उस समय उजागर हुई कि अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा है। और देखा जाए तो इस युद्ध में एक और बात महत्वपूर्ण थी कि यहाँ पर स्मार्ट बमों के प्रयोग ने इसे कंप्यूटर युद्ध भी बना दिया। यानी स्मार्ट बमों का उपयोग किया गया इस युद्ध में, इसलिए इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा जा सकता है। व्यापक टेलीविज़न कवरेज ने इसे वीडियो गेम युद्ध बना दिया। और यानी देखा जाए तो ये युद्ध जिस जिस क्षेत्र में होती थी उसमें टेलीविज़न कवरेज भी होती। जैसे आपने अभी का भी युद्ध देखा होगा, अभी जो हो रहा है आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर ज़ेलेंस्की जो हो रहा है, ज़ेलेंस्की के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें भी जो है मीडिया का बहुत प्रयोग किया जा रहा है, टेलीविज़न का बहुत प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी घटना घटने से पहले जो है वीडियो गेम की तरह जो है युद्ध लड़ी जा रही है। तो ये युद्ध आज की नहीं है। जब कहते हैं जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुई थी उस समय भी कुछ इसी प्रकार की युद्ध भी लड़ी गई थी उस समय भी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और उस समय देखा जाए 1990 के दशक में उसमें कंप्यूटर की बहुत कमी थी और आपको पता है उसमें टेक्नोलॉजी भी इतनी परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन अमेरिका के पास वो सारी चीज़ें थी जो उसको विश्व से अलग कर रही थी। और ये युद्ध कई मायने में महत्वपूर्ण भी थी, ये युद्ध न्याय उचित भी थी और बहुत से देशों का समर्थन भी था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि इस युद्ध में जो है कंप्यूटर का बहुत ही प्रयोग किया गया और टेलीविज़न कवरेज भी हुई, इसलिए इस वीडियो को वीडियो गेम युद्ध भी कहा जा सकता है। यहाँ जो हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आया है चौथा, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 9/11 की घटना से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे और 9/11 के अंतर्गत क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर डालता है। तो इसी के अंतर्गत जो है 9/11 के हमने कारणों और उसका कैसे घटना घटी, तो इसमें जो है हम कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो 9/11 की मुख्य घटनाओं का हमने उल्लेख करना है। आखिर 9/11 का घटना जो घटाई गई किन कारणों से घटाई गई। देखा जाए तो 9/11 की जो घटना घटानी थी उसको पहले ही जो है पूरा ही रूल रेगुलेशन बना लिया गया था। कहते हैं अगर इन कारणों का हम अध्ययन करें तो पता चलता है कि ईरानी क्रांति, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण और मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या से इस्लामी चरमपंथी भड़क उठा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईरानी क्रांति में जब ईरान में क्रांति हुई तो अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण भी हुआ, सोवियत ने आक्रमण किया और मिस्र के राष्ट्रपति के हत्या से इस्लामी जो है चरमपंथ भड़क उठे। क्योंकि इस्लाम के राष्ट्रपति का जो है मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या करना और इसे इस्लामी का जो है धर्मराज सजाना, कहते हैं इजराइल और दमनकारी धर्म निरपेक्ष अरब शासन के लिए अमेरिका समर्थन के कारण वह उग्रवादी अमेरिका विरोधी बन गया। यानी जब ये हत्या हुई तो अमेरिका ने जो है उसको समर्थन किया। जब मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या हुई जो कि इस्लामी चरमपंथी भड़क उठे थे पूरी तरह से, और इजराइल और दमनकारी धर्म निरपेक्ष अरब शासन के लिए अमेरिका समर्थन के कारण अमेरिका ने जो है इजराइल पे और दमनकारी धर्म निरपेक्ष लोगों का जो है समर्थन किया। इन्हीं कारण से जो है उग्रवाद जो थे अमेरिका के विरोधी बन गए और अमेरिका के खिलाफ हो गए। बढ़ती जन्म दर और सीमित आर्थिक अवसरों ने सामाजिक दबाव उत्पन्न किया। बढ़ती जन्म दर, आपको पता है कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, ये भी एक तरह का दबाव है और शायद भारत के लोग कब समझे ये समझना मुश्किल है। बढ़ती जन्म दर और सीमित आर्थिक अवसरों ने सामाजिक दबाव उत्पन्न किया। जनरल सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ती है और अर्थव्यवस्था सिमट जाती है तो सामाजिक दबाव उत्पन्न हो जाती है, काफ़ी क्षेत्रों में देखने को मिला है। और चरमपंथी सोच ने हिंसा को गले लगा लिया। यानी चरमपंथी ने सोच ने हिंसा को गले लगाया
क्योंकि स्थानीय शासन को शांतिपूर्ण और लोकतंत्र सुधार के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। यानी शांतिपूर्ण लोकतंत्र सुधार के लिए इनके पास कोई और अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। हथियारों के प्रसार ने कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के साधन प्रदान भी किए, क्योंकि जो हथियार की जो प्रसार थी इसने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और संचार में नवाचार ने अनेक कार्यों के बारे में दुनिया भर में प्रचार की सुविधा प्रदान की है, जिसने पश्चिमी आबादी को परेशान करने के मनोविज्ञानिक युद्ध को उद्देश्य को पूरा किया। यानी ये सब उस समय कारण बनी युद्ध होने का। यानी जो इस पर अटैक हुआ 9/11 में, तो ये सब कारण थी कि 9/11 का ये मुख्य कारणों में माना गया है। आखिर 9/11 किस प्रकार अंजाम दिया गया, चलिए इस पॉइंट पे हम जो है प्रकाश डालें। देखिए, इस हमला को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपहरणकर्ताओं ने पहले ही सारे जो है अपना उद्देश्य सामने रख चुकी थी। कहते हैं 11 सितंबर 2001 को अरब देशों से आए 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के तुरंत बाद 4 अमेरिकी वाणिज्यिक विमानों पर नियंत्रण कर लिया। यानी देखा जाए तो 11 सितंबर 2001 के अरब देशों से आए, कौन से देश, अरब देश से आए 19 अपहरणकर्ताओं में उड़ान भरने के तुरंत बाद 4 अमेरिकी वाणिज्यिक विमानों पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया। उन्होंने अमेरिका के महत्वपूर्ण इमारतों में उसे उड़ा दिया। यानी ये विमानों को जो है अमेरिका के महत्वपूर्ण जो है संस्थाओं से टकरा दिया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिण टावरों में एक एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई। यानी देखा जाए तो 2 विमान को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकराया गया। यानी न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे के टावर से उत्तरी और दक्षिण टावरों में एक एक विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई। तीसरा जो था विमान वर्जीनिया के आर्लिंगटन में पेंटागन भवन में दुर्घटनाग्रस्त किया गया, जहां अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय था। यानी यहाँ पर जो है उग्रवादी ये बताना चाहते थे, टेररिज्म ये बताना चाहते थे कि हम आपके किसी भी विभाग पे सक्षम रखते हैं आपको ख़त्म करने का। चौथी विमान जो था संभवतः अमेरिका कांग्रेस की कैपिटल बिल्डिंग के लिए जा रहा था, लेकिन पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में गिरा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें देखा जाए तो हमले में करीब 3000 लोग मारे गए। 3000 लोग कम नहीं होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस कार्यक्रम को जो है आतंकवादियों ने किस प्रकार से अंजाम दिया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी 11 सितंबर 2001 को 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के तुरंत बाद, यानी जो है जो किडनैपरों ने क्या किया, 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के तुरंत बाद 19 लोगों ने अमेरिका के यानी इकोनॉमिकल विमान पे जो वाणिज्यिक विमान पर 4 विमानों पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया और 4 विमानों को जो है अलग अलग जगहों पर टकराया। पहले 2 विमानों को उन्होंने कहाँ टकराया, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। एक विमान उत्तरी क्षेत्र में, दूसरा विमान दक्षिण टावर से उन्होंने टकरा दिया। उसके बाद तीसरा विमान जो था पेंटागन भवन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यानी तीसरा विमान को उन्होंने कहाँ टकराया, पेंटागन भवन में, जहां अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है, उस पर उन्होंने अटैक किया। चौथा विमान को उनका उद्देश्य था अमेरिकी कांग्रेस के कैपिटल बिल्डिंग पे टकराए, लेकिन अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के टकराने से पहले ही जो पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में ये गिर गया। तो ये चौथी विमान अटैक था और ये बहुत दुखदायक और बहुत ही दर्दनीय घटना थी, जिसमें करीबन 3000 लोग मारे गए। तो इसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं। आपने यहाँ पर कारणों का और किस प्रकार जो है इन्होंने टकराया, इसका भी जो है यहाँ पर मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, तो दोस्तों इस शब्दों को नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब तक ये नोट नहीं रहेगा आपको समझ नहीं आएगा। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन 5वां आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
पाँचवा क्वेश्चन को अर्थ को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इराक पे जो है अमेरिका ने अटैक किया, ठीक है, तो जनरल सी बात है कुवैत को छुड़ाने के लिए, लेकिन इस ऑपरेशन को जो है क्या नाम दिया गया। तो यहाँ पर इन बातों के ऊपर जो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे। कहते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से क्या तात्पर्य, आखिर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था और इसके मुख्य उद्देश्य के साथ छिपे हुए कुछ उद्देश्य का उल्लेख करें। यानी जो इसके साथ कौन से उद्देश्य छुपे हुए थे और इन उद्देश्यों का क्या अर्थ था। जनरली बात यहाँ देखें हम तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था क्या एक तरह के वॉर था। जनरली अगर हम यहाँ बात करें तो यह अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण के लिए दिया गया एक कोड नाम था। यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने के लिए दिया गया एक कोड था, और यह ऑपरेशन 19 मार्च को लॉन्च किया गया 2003 में। यानी 19 मार्च 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया, और कहते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा आक्रमण की अनुमति देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है आक्रमण की अनुमति देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश जो थे इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम देखा जाए तो एक तरह का एक कोड था, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका उद्देश्य क्या था और इसमें छुपे हुए उद्देश्य पे जो है प्रकाश डालने की हम कोशिश करें। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आ गया है मुख्य उद्देश्य और छुपे हुए उद्देश्य, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। अगर हम आगे बात करें आक्रमण का मुख्य और छिपा हुआ उद्देश्य इराक को जो है सामूहिक विनाश के हथियार यानी देखा जाए तो WMD विकसित करने से रोकना था, क्योंकि इराक देखा जाए तो इराक को जो है इराक में WMD विकसित करने की कोशिश हो रही थी, और WMD का मतलब यही होता है सामूहिक विनाश के हथियार। तो ये चीज़ों को रोकना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था USA के लिए। तो इस इराक में WMD का कोई सबूत नहीं मिला, तो यह अनुमान लगा लिया गया कि आक्रमण अन्य उद्देश्य से प्रेरित था। यानी देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात पे जो जोर दिया और इस ऑपरेशन को इसलिए चलाया कि उसको लग रहा था कि इराक में जो सामूहिक विनाश के हथियार, ठीक है, उसको विकास नहीं करना देना चाहते थे। लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो इनको ये सबूत मिला कि वहाँ पर कुछ भी जो है ये एक्टिविटी नहीं मिली। तो इन्होंने अनुमान लगा लिया कि आक्रमण अन्य उद्देश्य से प्रेरित था, जिसमें इराक के तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करना था, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना शामिल था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इनका उद्देश्य बहुत साफ था कि जो इराक के तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करना था। तो अमेरिका का देखिए आज के समय में यही हो रहा है, लोग कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। इनका मेनली जो इनको ये था, अमेरिका वालों को ये लग रहा था कि शायद इराक जो है कोई हथियार या WMD के रिगार्डिंग कार्यरत है, लेकिन जब उन्होंने WMD के रिगार्डिंग जो है इंक्वायरी की तो उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उनको कुछ मिलना ही नहीं था जब वो एक्टिविटी थी ही नहीं। लेकिन देखा जाए फिर भी इनका उद्देश्य जो था उस क्षेत्र में जो है कब्जा करके वहाँ के तेल को जो है अपने नियंत्रण में करना, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना शामिल था। कि अनुकूल मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन जो है इराक के सारे नागरिक हो जाए और वहाँ पर जो है अमेरिका का वर्चस्व और भी बढ़ जाए। तो इन्हीं कारणों से जो था ये उद्देश्य था। यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, छुपा हुआ उद्देश्य क्या था कि वहाँ इराक के जो है तेल खजानों पर जो है कब्जा करना था, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक बहाना बनाई गई कि उनको जो है एक इल्ज़ाम लगा दिया गया कि सामूहिक विनाश के लिए उन्होंने जो है हथियार रखना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा उनको सबूत नहीं मिली। फिर भी जो है वहाँ के तेलों के ऊपर उनका जो है अधिकार बनाने में सक्षम होने के लिए ये जो है ऑपरेशन चला है। अगर आगे हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के 2 परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणामों के ऊपर हम प्रकाश डालें। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के 2 परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्व रखता है ये क्वेश्चन। अमेरिका इराक को शांत नहीं कर पाया, अमेरिका जो है इराक को शांत करने में असफल हो गया।
कहते सरकार तेज़ी से गिर गई और इसका अमेरिका के खिलाफ एक अन्य पुण्य अभियान शुरू कर दिया। तो जर्नल सी बात है, ऑपरेशन इराक फ्रीडम के परिणाम ये हुआ कि इसके कारण जो है सरकार बहुत तेज़ी से गिरने लगी और इराक द्वारा अमेरिका के खिलाफ पुण्य अभियान शुरू कर दिया। युद्ध में अमेरिका के देखा जाए तो 3,000 से अधिक जो है सैन्यकर्मी को खो दिया। 3,000 काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिस जो है सैनिक कर्मचारियों को जो है अमेरिका ने खो दिया। अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद से यह अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर जो इराकी में जो है कम से कम 50,000 नागरिक मारे गए। तो ये भी दुखदायक परिस्थिति थी। कहते हैं युद्धों के आड़ में जो है बड़े लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं और ये जो है हर एक देश में चलता ही रहता है, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जो भी देश हो। कहते हैं कूटनीतियों में आना स्वाभाविक बना देता है। आगे यदि हम बात करें 6वां क्वेश्चन जो कि 6th है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के विरुद्ध युद्ध कैसे छेड़ा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण, हमने हर एक क्वेश्चन में जो है अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता हुआ और उसका युद्ध की प्रणाली जो देखा है काफ़ी सही है। कहते हैं कोई भी रूल रेगुलेशन तब बनाई जाती है जब हम पे संकट आता है। तो अमेरिका ने भी संकट का आड़ लिया यहाँ पर और इराक पे जो है कब्जा हासिल किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहा है। कहते हैं अगर देखा जाए तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के जो है एक कोड नाम चलाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी ये एक तरह का कोड था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम एक तरह का एक कोड था। इसका आक्रमण शुरू किया और संयुक्त राज्य द्वारा आक्रमण को अपना जनादेश देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश अमेरिका के नेतृत्व वाले इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के देखा जाए तो 40 जो है अन्य देश जो है सम्मिलित इसमें हो गए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं अगर हम इसमें बात आगे करें तो कहते हैं आक्रमण का उद्देश्य इराक को सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने से रोकना था। ये तो अमेरिका का सबसे बड़ा चाल था। देखा जाए तो WMD के रिगार्डिंग जो है इराक पे ये कार्रवाई की गई, यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है WMD के रिगार्डिंग ये चलाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब अमेरिका ने इंक्वायरी बैठाया इराक में तो वहाँ पर WMD के रिगार्डिंग कोई सबूत नहीं मिला। यानी जो देखा जाए तो इराक ने यहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधियों में जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया और उसने हथियार को भी नहीं रखा। यानी सामूहिक विनाश के हथियार जो थे WMD जो थे उसको वहाँ पर नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि आक्रमण अन्य देशों से प्रेरित था। अन्य देशों से प्रेरित का मतलब यही होता दोस्तों कि दूसरे के चराने पे अमेरिका जो है आ गया। लेकिन मुझे यहाँ नहीं लगता कि अमेरिका को किसी ने चराया होगा। जैसे इराकी तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करना, अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा थी अमेरिका की। अमेरिका चाहती थी कि इराक जो है पूरी तरह से उसके कब्जे में आ जाए। कारण बहुत है। कारण जो है सबसे बड़ा तो यही है कि वहाँ पर कच्चे तेल का भंडार है और प्राकृतिक चीज़ जो है हर एक देश की अभी मांग है। इसलिए अमेरिका चाहता था कि अगर कच्चे तेल पर जो अपना अधिकार हो जाए तो पूरा विश्व जो है उसके अधिकार में चला जाएगा। और यही सोच लेके इसने जो है आगे जो है इराक पर जो है ये इल्ज़ाम लगाया कि इराक जो है सामूहिक विनाश के हथियार अपने पास रखी हुई है। और इसलिए अनुमान लगाया गया कि अगर मैं अन्य देशों से प्रेरित था और देखा जाए तो इसके तेल क्षेत्रों में नियंत्रण करना स्वाभाविक उसको बना दिया था। तो यही सारी कारण बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि सद्दाम हुसैन की सरकार ने तेज़ी से गिर गई, यानी ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इसके बाद सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी बहुत ही तीव्र गति से गिरी, लेकिन अमेरिका इराक को शांत नहीं कर पाया। इसके वजह से इराक में अमेरिका के कब्जे के खिलाफ पुण्य विरोध की आग भड़क उठी। तो कहते हैं जर्नल सी बात है, आप किसी को गुलाम बनाओगे, अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आंदोलन का रूप धारण होना स्वाभाविक बात होता है। आजकल ये चीज़ें तो आज हर जगह देखने को मिला है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं अगर अगली पॉइंट की तरफ हम रुक करें तो कहते हैं अमेरिका के युद्ध में जो है 3,000 से अधिक सैन्य कर्मचारी को खो दिया अमेरिका ने और इराकी हत्याओं की संख्या अधिक हो गई थी। और यह अनुमान लगाया गया कि अमेरिका नेतृत्व वाले आक्रमण से जो है 50,000 जो इराकी नागरिक मारे गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50,000 नागरिक आम नहीं होते हैं और 3,000 सैनिक जो है इस युद्ध के आग में जल गए। तो यह काफ़ी महत्व रखता है और यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों में इराक पर जो है अमेरिकी आक्रमण एक सैन्य
राजनीति विफलता भी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक जैसा ही रहता है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। और मैंने कहा ना, बच्चे जो क्वेश्चन त्रिपाण सेंटर में डाले हुए हैं, ठीक है, उनको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या जो है एग्ज़ाम के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन मैं तब हैरान होता हूँ जब बच्चे आलसीपन करते हैं और वो जो कार्य नहीं करते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। ठीक है दोस्तों, और एक और कार्य करना है जो कि त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए अपने मोबाइल में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8th से लेके MA तक बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो महत्वपूर्ण जो है चैप्टरों को पे बहुत ही विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए। अगर अगला वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने कुछ नहीं करना है, जो रेड सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।